अवनी की शादी को अभी बस एक ही दिन हुआ था। आज उसके अपने ससुराल में पहली रात थी। वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई चारों तरफ नजरें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसे कमरे के अंदर एक भी खिड़की नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही अवनी का पति सौरभ कमरे के अंदर आया, अवनी उसकी तरफ घबरा कर देखने लगी। अरे क्या हुआ अवनी, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत को देखने के लिए खिड़की या झरोखा चाहिए होता है, लेकिन इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, देखो एसी लगा हुआ है, तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना, अभी मैं एसी चला देता हूँ। बात एसी की नहीं है सौरभ, ये कैसा कमरा है, इसमें आपको घुटन नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बचपन से आदत पड़ी है, मैं तो यहाँ आराम से रह लेता हूँ। और देखते ही देखते सौरभ खर्राटे मारकर सोने लगता है। लेकिन अवनी को पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही अवनी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगती है। क्या हुआ बहू? ऐसा सब लड़कियों के साथ होता है। अभी ये घर तुम्हारे लिए नया नया है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वो बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन ये घर इतना बंद बंद क्यों है? कहना क्या चाहती हो? अरे घर तो बंद ही होगा ना, हम कोई सड़क पर थोड़ी ना रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं। और घर का मतलब क्या होता है? बंद होना। लेकिन मम्मी जी, यहाँ पर कोई खिड़की क्यों नहीं है? सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं और घर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तभी सौरभ कमरे से बाहर निकल कर आता है। अच्छा, तो तुम्हें अंधेरा अच्छा नहीं लगता? एक मिनट रुको, मैं अभी सारी लाइट ऑन कर देता हूँ। और इतना कहकर सौरभ घर के अंदर की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। देखते ही देखते घर में उजाला हो जाता है। अरे इन लाइटों से क्या होता है? घर के अंदर सूरज की रोशनी आनी चाहिए, बाहर की हवा आनी चाहिए। देखिए ना, चारों तरफ कितना अंधेरा है। एक काम करते हैं, यहाँ इस हॉल में खिड़की लगवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, खिड़की लगवाने से धूल आती है और चोर उचक्कों को चोरी करने के लिए रास्ता मिल जाता है। मैं अपने घर में ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली। लेकिन मम्मी जी, यहाँ तो मेरा एक ही दिन में दम घुटने लगा है। अरे अवनी, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर छत पर घुमाना, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ बहू, सौरभ ठीक कह रहा है, शाम के वक्त छत पर खुली हवा में घूम लेना। अभी जाकर अपनी पहली रसोई बनाओ बहू, हमें तुम्हारे हाथ का हलवा खाना है। अवनी रसोई के अंदर जाती है। रसोई भी चारों तरफ से बंद, ना उसमें कोई खिड़की। अवनी जब खाना बनाने लगती है तो उसका दम घुटने लगता है और वो घबराकर बाहर आ जाती है। सौरभ, ये कैसा घर है आपका? अरे किचन में कोई तो रोशनदान होना चाहिए ना। खाना बनाते बनाते सारा धुआं भी भर गया है, धुआं बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ऐसा भी क्या बंद घर? मैं घर का मेन दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ, वहाँ से धुआं बाहर निकल जाएगा। घर का मुख्य दरवाज़ा भी बहुत छोटा सा था, जिसमें एक बार में एक ही इंसान अंदर या बाहर जा सकता था। घर अंदर से काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें एक खिड़की के नाम पर कुछ भी नहीं था। ये देख देख कर अवनी की हालत खराब होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शाम के वक्त जब सौरभ ऑफिस से आया तो अवनी कपड़े पहनकर तैयार थी। क्या बात है, आज तुम्हारा शॉपिंग पर जाने का मन है क्या? अरे वाह, आप तो मेरे दिल की बात बिना बोले ही समझ गए। हाँ बहू, जा रही हो तो घर का राशन भी लेती आना। मम्मी जी, आज मैं किसी और काम से जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, तुम बाज़ार जाकर आओ, मैं भी ज़रा कीर्तन में जा रही थी, देर से लौटूंगी। तुम बाज़ार से आकर खाना बना लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाकर आइए। अवनी और सौरभ बाज़ार जाकर लौट आते हैं। कुछ देर के बाद जब अवनी की सास घर के अंदर आती है तो उसे कुछ अलग अलग सा लगता है। अरे क्या बात है, आज हमारा घर बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। इतनी ताज़ी ताज़ी हवा, सौंधी सौंधी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये देखिए मम्मी जी, मैंने इस घर में चारों तरफ गमले लगा दिए हैं। इन हरे भरे पौधों से हमारा घर थोड़ा तो फ्रेश रहेगा। अरे ये क्या बेकार का खर्च कर लिया, पूरे घर में पौधे लगा दिए। तुम्हें क्या लगता है इन पौधों के लगाने से इस घर की ताज़ी हवा हो जाएगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ तो बदलेगा ना मम्मी जी। ऐसे घर में रहने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, दम घुटता है मेरा फ्रेश एयर के लिए। मम्मी, मैंने तो अवनी से कहा था कि ऐसा कुछ ना करे, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला।
आप देखना, इन पौधों की वजह से घर में फ्रेश एयर आएगी और हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते सारे पौधे पीले पड़कर मरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर अवनी बहुत उदास हो जाती है। अवनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, अरे इन पौधों को भी जीने के लिए थोड़ा सा हवा पानी चाहिए होता है। इस तरह घुट घुट कर जिएंगे तो बेचारे मरेंगे ही ना। वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसीलिए जानबूझकर इतने पौधे लेकर आई थी। अरे जब पौधे इस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकते तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। कितनी बार तो तुमसे कहा है कि छत पर चली जाया करो। छत पर गई थी मम्मी जी। छत के चारों तरफ भी आपने ऊंची ऊंची रेलिंग लगवाकर उसको किसी जेल की तरह बनाकर रखा है। अरे तो क्या हुआ, आए दिन बंदर छत पर उछल कूद मचाते रहते हैं, इसलिए ऊंची ऊंची रेलिंग बनवाकर ये पिंजरा जैसा बनवा लिया। उसके अंदर घुमा फिरा करो ना, जो चाहे करो। कम से कम बंदरों और कबूतरों का डर तो नहीं है। सारी छत गंदी कर जाते हैं ये। मम्मी जी, इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा घर है हमारा, मगर इसमें एक दो खिड़कियाँ दरवाज़ा बनवा दिए जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा, आई बात समझ में। और ये अपने गमले उठाकर बाहर फेंक दो। सारे पौधे मर चुके हैं। मरे हुए पौधों को घर में रखकर क्या करोगी बहू? मिल गई ताज़ी हवा, मैंने तो पहले ही मना किया था। अपने ससुराल की घुटन भरे माहौल से अब अवनी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास घर के अंदर खिड़कियां लगवाने को तैयार नहीं थी। अवनी ने सौरभ को इस बात के लिए तैयार कर लिया था। सौरभ ने कहा था कि इस बारे में वो अपनी माँ से ज़रूर बात करेगा। माँ, वैसे अवनी ठीक ही तो कह रही है। हमारा इतना बड़ा घर है, अगर इसमें चारों तरफ खिड़की या बालकनी बनवा देंगे तो घर में ताज़ी हवा आएगी ना। लगता है बहू के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अरे ताज़ी हवा के साथ साथ कीड़े मकोड़े मच्छर धूल मिट्टी कितना कुछ आएगा, वो कौन संभालेगा? अरे मम्मी, आप कैसी बातें करते हैं? ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। और दूसरे लोगों के घरों में भी तो खिड़कियाँ होती हैं, वो लोग भी तो इन चीज़ों को मैनेज करते ही है ना। करते होंगे, सारा दिन घर की सफाई करते रहो। अरे बंद घर है तो साफ सफाई रहती है, बाहर की मिट्टी भी नहीं आती और हमारे घर की आवाज़ें भी बाहर नहीं जाती। लेकिन मम्मी जी, हमारे घर में तो कोई वैसे भी ज़ोर से बात नहीं करता। वही तो कह रही हूँ, खिड़कियाँ होंगी तो धीरे धीरे बोलने से भी आवाज़ें पड़ोसियों के कानों तक जाती है और फिर लोग बातें बनाने लगते हैं। मम्मी जी, ये तो कोई वजह नहीं हुई, आप मान क्यों नहीं जाती? देखो अवनी, मैं तुम्हारी इस ज़िद से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, कल मैं अपनी कानपुर वाली बहन के घर जा रही हूँ 15 दिन के लिए। मुझे उसकी तैयारी करनी है और इस बारे में अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सौरभ की माँ यानी कि अवनी की सास अपनी बहन के घर कानपुर चली जाती है। देखो अवनी, तुम्हारे कहने पर मैंने माँ से बात भी कर ली, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सौरभ, इस तरह घुटन भरे माहौल में रहने से तो हम लोगों की तबीयत खराब होने लगेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा अवनी। आपने देखा नहीं, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे तक पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें बाहर की हवा छूती भी नहीं थी। हम तो इंसान हैं सौरभ, हम कब तक इस तरह काल कोठरी में रह सकते हैं? तो तुम ही बताओ अवनी, हम क्या करें? क्या चाहती हो तुम? देखो सौरभ, हमारे पास 15 दिन का वक्त है। हम चाहे तो इस घर की पूरी काया पलट कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये सोचा है कि 15 दिन के बाद जब माँ वापस आएंगी तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो। मैं जानती हूँ मम्मी जी नाराज़ होंगी, लेकिन थोड़े दिनों में मान भी जाएंगी। अवनी की बात मानकर सौरभ ने अपने घरों में चारों तरफ बड़ी बड़ी खुली खुली खिड़कियां बनवा दी और इन खिड़कियों के चारों तरफ खूब सारे हरे भरे पौधे लगा दिए। घर की छत पर भी अवनी ने बहुत सारे गमले लाकर एक बगीचे की तरह बना दिया था। देखते ही देखते 15 ही दिन में सौरभ और अवनी का घर किसी हरे भरे गार्डन की तरह नजर आने लगा था। घर पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर और अच्छा हो चुका था। अवनी, सही कहती थी तुम, इस घर में रहने का मज़ा आने लगा है। पूरी तरह से बदल गया है हमारा घर। चलो अच्छा है सौरभ, लेकिन आज मम्मी जी भी आने वाली हैं। भगवान करे बस यहाँ आने के बाद उनको भी सब कुछ अच्छा लगे। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। पता नहीं मम्मी यहाँ आकर क्या बोलेगी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर ऑटो आकर रुकता है और अवनी की सास ऑटो से उतरती है, लेकिन घर के बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी बहू तो फिर से इतने सारे गमले ले आई। अभी जाकर बात करती हूँ उससे।
अवनी की सास जैसे ही घर के अंदर आती है, आंखें फाड़ फाड़ कर घर को देखने लगती है। घर में चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ और चारों तरफ फूल खिले थे। खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी भी अंदर आ रही थी। लगता है मैं अपना पता भूल गई हूँ। ये घर किसका है भाई? मम्मी ये अपना ही घर है। अवनी चाहती थी कि घर को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो उसी ने ये सब किया है। आखिरकार बहू ने अपनी मन मर्जी चला ही थी। मेरे अच्छे खासे घर को हवा महल बना कर रख दिया। मैंने तुमसे कहा था ना अवनी बहू कि तुम ये सब नहीं करोगी। तुम्हें यह सब करने की परमिशन किसने दी? मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? देखो बहू, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं इस घर में रहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इन सारी खिड़कियों को मोटे काले पर्दे से ढक देना होगा। लेकिन मम्मी जी हमारा घर फिर से घुटन भरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। मोटे काले पर्दे बनवाओ और इन सारी खिड़कियों को ढक दो। इतना कहकर सास अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन के बाद अवनी सारे खिड़की और दरवाजे को मोटे काले पर्दे से ढक देती है। 2 दिन के बाद जब अवनी की सास सुबह सोकर उठती है तो बड़ी ही परेशानी से हॉल में चक्कर लगाने लगती है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? आप जैसा चाहती थी अवनी ने वैसा ही किया है। नहीं बेटा, सब ठीक है, लेकिन आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घबराहट सी हो रही है। इस घर के अंदर कल तक तो सब कुछ सही था। मम्मी जी आप माने या ना माने, 2 दिन पहले तक हमारे घर में ताज़ी हवा आ रही थी। ना चाहते हुए भी आप खिड़की के पास बैठकर चाय पीती थी। सुबह की ठंडी हवा आपको मिलती थी और इसीलिए आपको अच्छा लगता था। अरे बहू, तुम फिर से चालू हो गई। ठीक है मम्मी जी, एक काम करते हैं, बस आप मुझे 1 दिन की परमिशन दीजिए, मैं इन पर्दों को हटा देती हूँ। अगर उसके बाद भी आपकी तबीयत ठीक ना लगे तो हमेशा के लिए इन खिड़कियों को मैं खुद बंद करवाऊँगी। ठीक है बहू, तुम्हारे सर से ये खुली हवा का भूत उतरना भी बहुत ज़रूरी है। जाओ हटा दो सारे पर्दे। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे घबराहट हुई ना तो याद रखना, मेरे जीते जी ये खिड़कियाँ दोबारा कभी नहीं खुलेंगी। अवनी सारे पर्दों को एक बार फिर से हटा देती है। घर में ताज़ी हवा आने लगती है, सूरज की रोशनी आने लगती है और ना चाहते हुए भी अवनी की सास को ये सब बहुत अच्छा लगता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। अवनी की सास उन खिड़कियों को ढकने के लिए नहीं कहती और 3-4 दिन के बाद वो अवनी और सौरभ को अपने पास बुलाती है। सौरभ बेटा, वैसे अवनी बहुत सही कहती थी। जब से खिड़कियों से पर्दे हटाए हैं और ताज़ी हवा को अंदर आने दिया है, तब से सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं जो भी कर रही हूँ हम सबकी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। घर में ताज़ी हवा का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, घर में अजीब सी सीलन आ गई थी। जब से हल्की हल्की धूप आने लगी है तब से घर बड़ा फ्रेश लगता है। बेटा देखो, एक काम करना, ये काले पर्दे किसी गरीब को दे देना। हमारे घर में अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इन खिड़कियों को कभी बंद मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू घुटन वाले ससुराल में रहे। इतनी दूर मेरी शादी करने की क्या जरूरत थी मम्मी? अब मेरा मन कैसे लगेगा? समथन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जब तक ये दिन में 10 बातें किसी को कह ना देना, इसका जी नहीं भरता। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दिया करना बस। मैं सामने आंखों में देखकर सारी बातें बताना पसंद करती हूँ मम्मी जी। फ़ोन पर चुगली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मम्मा। अरे मत रो बेटी, मत रो, भगवान पर भरोसा रख। तू तो वैसे भी समझदार है। अगल बगल नई नई सहेलियाँ बना लेना। वैसे भी तेरी सहेलियाँ तुझसे जला करती थी, भूल गई क्या? ना बच्चा ना, रोना बंद कर दे बेटा। बेचारी सीमा अपनी विदाई में इतनी फूट फूट कर रो रही थी कि देखने वाले लोगों की आंखों में से भी आंसू आ जाए। पर ये दर्द, ये गम अपनी माँ से दूर होने का नहीं, अपनी सहेलियों से दूर होने का था। आखिर अब सीमा किसे पकड़कर चुगली करेगी, किसे बताएगी अपने ससुराल वालों के बारे में? पापा की चुगली मम्मी को कर लेती थी, मम्मी की अपने फ्रेंड्स को, पर अब अपने ससुराल वालों की चुगली किससे करूँगी मैं? कोई बात होगी ससुराल में तो कोई तो होना चाहिए ना, जिसे 2 का 4 लगाकर बता सकूं। और इस तरह की उलझनों से घिरी बेचारी सीमा रोते हुए गाड़ी में बैठती है।
लगता है बिटिया रानी बड़े नाजों से पली बड़ी है अपने घर में, वरना आज के ज़माने में किसी बच्ची को इतना रोता नहीं देखा मैंने। अब शांत भी हो जाओ सीमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इतनी दूर शादी करके क्यों ले जा रहे हो मुझे? वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा, मेरा मन कैसे लगेगा बताओ करण। करण? ये करण कौन है? देखो देखो टेंशन में कैसे मैंने तुम्हें करण कह दिया। करण ना मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था जिससे मैं बाकी लड़कियों की चुगली क्या करती थी। अब अगर नए दुल्हा दुल्हन इतने अच्छे टॉपिक पर बहस कर रहे हो तो ड्राइवर का ध्यान आगे सड़क पर लगे भी तो कैसे। ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर उनकी बातें सुनने लग जाता है। भैया आप आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना, पीछे इसकी बातें सुनते रहेंगे तो हम तीनों मेरे घर ना पहुंचकर कहीं और पहुंच जाएंगे। और इस तरह रोते रोते बेचारी सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में भी उसकी आंखें भीगी हुई थी, जिसे देखकर बाकी की औरतें कहती हैं, ये हुआ संस्कार। मेरे गांव की शादी के बाद मैंने आज तक ऐसी कोई शादी नहीं देखी जहां लड़की रो रही हो। 2 मिनट का ड्रामा और बस आँख से आंसू गायब। इतना महंगा मेकअप जो कराया होता है। अरे घर वालों के लिए रोने से ज़रूरी तो मेकअप बचाना होता है। पर इस ज़माने में भी बीनू की बहू को देखो, अब तक बेचारी की आँख भीगी हुई है। अरे ये होते हैं संस्कार। मान गए बीनू तेरी किस्मत को। पर कोई कहाँ जानता था कि सीमा क्यों रो रही है। किसी तरह अपने मन को डटाकर सीमा बाकी सारी रस्में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी नज़र उसके कमरे के अटैच बालकनी पर पड़ती है। अच्छा है, कम से कम इस बालकनी से अगल बगल तांका झांकी तो कर लूँगी। ये सोचती जैसे ही सीमा अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि सामने की घर की बालकनी में उसकी बचपन की सहेली प्रिया खड़ी है। फिर क्या था, एक ही पल में सीमा के सारे आंसू गायब हो जाते हैं। अरे प्रिया, तेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे ससुराल के पीछे। अरे बेकार में मैं रो रही थी। मुझे पता होता कि तू मुझे यहाँ मिल जाएगी तो मैं कभी रोती नहीं। तुझे पता है, विदाई पे डांस भी नहीं कर पाई मैं। शिट यार। अच्छा, तो रोहन की शादी तुझसे हुई है। अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ मेरी 2-4 और फ्रेंड्स बन गई है। हम मिलकर ना मज़े से चुगलियाँ करते हैं। अब हमारे टीम में तू भी आ जा। वैसे बता दूँ, तेरी सास ना ज़रा स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से। हाँ। अगली सुबह जहाँ सब नई बहू की मुंह दिखाई के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ सीमा का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये नई बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मम्मी जी। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ बहू। जाकर तू देख तो उसके कमरे में। 2-4 बार उसके कमरे से होकर आई हूँ मैं मम्मी जी। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। बाहर सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि रोते रोते अपने मायके तो नहीं चली गई वो। और इत्तेफाकन ये बात रेखा सुन लेती है और वो बाहर आकर सभी से कहती है, लगता है रेनू की नई बहू भाग गई। क्या? तुझे कैसे पता? कैसे पता क्या, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। रेणु की बड़ी बहू खुद कह रही थी कि छुटकी निकल ली, वरना तुम ही सोचो अब तक कहाँ है बहू। ये सारी बातें रोहन के कान में पड़ जाती है। अरे यार मम्मी, बाहर लोग बातें बना रहे हैं, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कि सीमा भाग गई, सीमा भाग गई। कहाँ है सीमा? ढूंढो ना उसे। सभी सीमा को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बीनू उसके कमरे की बालकनी में पहुंचती है और अपनी बहू को सामने के घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की से बातें करता देख लेती है। ये सब क्या है बहू? तू यहाँ है और वहाँ तेरा पूरा ससुराल तुझे इधर उधर ढूंढ रहा है और तू अपने ससुराल के पीछे के घर के लोगों से बातें करने में बिजी है। ससुराल के पीछे के लोग नहीं मम्मी जी, ये ना मेरी बचपन की फ्रेंड है प्रिया। हाँ, जो भी है। अब चल, तू मुंह दिखाई की रस्म में देरी हो रही है। अरे प्रिया, तू सजेस्ट करना मैं क्या पहनूं? अरे कोई भी साड़ी पहनकर फौरन बाहर आ जा बहू। सीमा तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म पूरा करती है और कुछ देर बाद फिर से बालकनी में प्रिया से बातें करने चली जाती है। अरे बीनू, हम सोच रहे थे कि अब आ ही गए हैं तो बहू के हाथ की पहली रसोई खाकर ही जाएंगे। कहाँ है तेरी बहू? बुला ले उसे। रेणुका और बीनू हर तरफ नज़र घुमाते हैं पर सीमा तो उन्हें कहीं नहीं दिखती। रेणुका फुसफुसाते हुए अपनी सास से कहती है, इस सीमा के तो पैरों में पंख लगे हैं मम्मी जी, अब फिर कहाँ गायब हो गई है? अरे वहीं होगी बालकनी में, रुक मैं उसे लेकर आती हूँ।
बीनू सीमा को ढूंढते उसकी कमरे के बालकनी में जाती है तो सीमा वहीं मिलती है। हो गया तेरा भरत मिलाप, 2 मिनट चैन नहीं है तुझे। बाहर सभी बैठे हैं तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए, चल। किसी तरह बीनू अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है और सीमा पहली रोटी बनाते ही सबसे पहले उसे लेकर हॉल के रास्ते सभी के सामने अपने कमरे की ओर चली जाती है और बालकनी में जाकर अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाती है। अरे प्रिया, जल्दी बाहर आकर देख मेरी रोटी कितनी गोल गोल बनी है। इतनी गोल गोल रोटियां मत बना, फिर तेरे ससुराल वाले ना सारे काम तुझसे करवाना शुरू कर देंगे। सबके सामने ऐसा दिखा कि तुझे कोई काम आता ही नहीं, समझी? हाँ रे, ठीक है। सीमा रोटी बनाकर कमरे में ले गई, अजीब बात है। तभी कमरे से सीमा बाहर आकर सभी से कहती है, वो ना मैं आप सभी को बताना ही भूल गई थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बाप रे बाप बीनू, तू तो बड़ी बुरी फंसी है। चलो बहनों चलो यहाँ से, यहाँ तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब ये रोज़ का हो जाता है। आए दिन कोई भी काम करने के पहले, करने के बाद या काम के बीच में सीमा बालकनी में जाकर अपने ससुराल के पीछे रह रही अपनी सहेली से बातें करने लगती। जब भी घर में आता हूँ सीमा कमरे में मिलती ही नहीं है। कहाँ है सीमा मम्मी? अरे तेरे कमरे के बालकनी में है बेटा। उस प्रिया से बात करने से फुर्सत मिले तब तो अपने पति से उसका हाल चाल पूछेगी। ऐसा कब तक चलेगा मम्मी जी? देवरानी के आने के बाद भी रसोई का सारा काम मुझे अकेले संभालना पड़ता है। अब आप इसके लिए कुछ कीजिए। और बीनू मिस्त्री को बुलवाकर अपने बेटे के कमरे की बालकनी तुड़वा ही देती है। ना रहेगी बालकनी, ना रहेगी उसकी दोस्ती। अगली सुबह सभी बड़े खुशी खुशी उठते हैं कि पहली बार सीमा उन्हें एक बहू की तरह घर पर मिलेगी। पर इस बार भी सीमा गायब थी। सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। कहाँ चली गई सीमा? मम्मी कहीं वो घर से चली तो नहीं गई? अरे क्यों तुड़वाई आपने बालकनी? अब मैं क्या करूँगा? तभी भागती हुई रेणुका वहाँ आती है। मम्मी जी, बेकार में ही ना आपने बालकनी तुड़वा दी। आपकी बहू यही है देवर जी, वो तो छत पर जाकर प्रिया से बात करने लगी। हे भगवान! मम्मी! बीनू के इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो सीमा को प्रिया से बात करने से रोक नहीं पाती। क्या फ़ायदा हुआ बालकनी तोड़ने से? घर की डिज़ाइन भी खराब हुई और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। सीमा की शादी मुझसे हुई थी, प्रिया से नहीं। तभी वहाँ सीमा आती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीमा को चुगली करने से रोक नहीं सकता मम्मी जी। अब आपकी छत भी तोड़वा देंगी। और सभी सर पकड़ लेते हैं।